आपको इस वक्त की बड़ी खबर बेंगलुरु से बता दें, थोड़ी देर में विपक्षी दलों की मीटिंग शुरू होने वाली। बैठक से पहले बेंगलुरु अब शरद पवार फिलहाल पहुंच चुके हैं। सुबह 11 बजे विपक्ष की बैठक में वो शामिल होने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी फिलहाल पहुंच चुके। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो वहां से निकलकर सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे। एक तरफ जहां विपक्ष का महाजुटान, वहीं पर आज शाम 4 बजे दिल्ली में दरअसल बीजेपी की भी बड़ी बैठक होने वाली है। लेकिन बैठक से पहले बेंगलुरु फिलहाल शरद पवार पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर तस्वीरों के साथ इस वक्त भारत 24 आपको दिखा रहा है। आपसे कुछ ही देर बाद मीटिंग शुरू होने वाली है। कई घंटों तक मंथन यहां पर होगा कि कैसे आने वाले समय में तमाम विपक्षी पार्टियां यहां पर रणनीति बनाएगी, कैसे यहां पर अब बीजेपी को घेरना है और साथ ही बीजेपी के साथ जो तमाम सहयोगी दल है उसको लेकर रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। फिलहाल देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, शरद पवार वहां पर पहुंच चुके हैं। अमित तिवारी इस वक्त फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए, रत्नाकर सिंह जी भी हमारे साथ, नेता कांग्रेस जुड़े हुए, गौरव जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर सुनील कौशिक जी भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमित तिवारी जी आपके पास आते हुए, विपक्ष का ये कहना है कि सत्ता पक्ष डर गया, ऐसा सच में है क्या? महिमा जी देखिए, जो कल तक एक दूसरे को गालियां देते थे और आज एक झुंड में खड़े हो जाए तो डरा हुआ कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हमारा जो पूरा कार्यकाल रहा है अब तक का, वो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का रहा है और हम इसी चीज को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और जब मैं ये कहता हूँ सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, तो इसके पीछे वो मजबूत आंकड़े हैं महिमा जी, जो हमने पूरे इस कार्यकाल में 9 साल के कार्यकाल में किया है। और जो महागठबंधन की बात चल रही है, कल सब लोग मिल रहे थे, देखिए कितनी विडंबना है महिमा जी। दिल्ली में आपदा आई हुई है, कई जगह कई राज्यों में इस समय मौसम की मार हुई है, लेकिन ये सारे नेता वहां पे बैठ के अपने अपने हितों को साधने के लिए वहां पे इकट्ठे हुए हैं। दूसरी बात, आप कांग्रेस का आप देखिए ना, जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करने की बात हो रही है, वो किस किस चीज को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, अपने अपने विचारधारा को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। यहाँ कांग्रेस का तालमेल किसके साथ बैठता है ठीक ठाक? न साउथ में केरल में सीपीएम और बंगाल में सीपीएम के साथ बैठता है, न ममता बनर्जी के साथ बैठता है। अभी तो अधीर रंजन चौधरी जी ने ममता बनर्जी पे केस किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो बताएं, अपना पक्ष साफ करें कि वो बंगाल की जनता के साथ हैं या अपने हितों को साधने के लिए ममता बनर्जी के साथ हैं। दूसरी बात, यही कमोवेश केजरीवाल के साथ है। केजरीवाल जी ने जो अब तक स्वर्गीय शीला दीक्षित के खिलाफ सूटकेस लेकर घुमा करते थे, और आज वो कहाँ है? और जिस तरीके से उनको कांग्रेस अब तक मना कर रही थी कि हम उनको अध्यादेश पे समर्थन नहीं करेंगे, और जिस तरीके से अपने ही बात को वापस लेते हुए उन्होंने अब कॉम्प्रोमाइज करते हुए कहा कि हम उनको समर्थन करेंगे, तो ये देखना बहुत जरूरी है महिमा जी कि ये जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन रहा है वो अपनी हितों को साधने के लिए बन रहा है, अपनी वैचारिक मतभेदों को भुलाकर नहीं बल्कि उनको ताक पर रखते हुए बन रहा है। और देखिए आज जनता भी बहुत क्रिएटिव हो रही है, पिछले मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे 2 पोस्टर्स चल रहे हैं, एक स्पेशल 26 का और एक सुपर 30 का। तो स्पेशल 26 कांग्रेस को लोग जोड़ रहे हैं और सुपर 30 से भाजपा को, एनडीए को जोड़ रहे हैं। तो स्पेशल 26 था क्या? एक ठगों का गठबंधन था, और सुपर 30 एक सकारात्मक विचारों का गठबंधन है। तो जनता भी इस फर्क को जानती है, और जो काम हमने किए वो काम को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और काम को लेकर तो आप जाएंगे, लेकिन यहाँ पर विपक्ष का ये भी दावा है कि आज महंगाई, बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ऐसे में जनता काफी परेशान है। उस पर तो आपने इन 9 सालों में ध्यान दिया नहीं, इनका भी साफ तौर पर यही कहना। आपके पास लौटेंगे, रत्नाकर सिंह जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ तमाम विपक्षी दल तो आगे, लेकिन जेडीएस क्यों दूर है और विपक्ष की राह में क्या बड़े रोड़े नजर आ रहे हैं? देखिए महिमा जी, मैं पहले तो स्पष्ट तौर से ये कहना चाहूंगा कि विपक्षी गठबंधन जो है ये निश्चित रूप से इंटैक्ट है और कहीं पे कोई भी दूरी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारा वैचारिक मतभेद किसी के साथ, दूसरे के साथ 2024 के चुनाव को लेकर है। हमने जो 23 जून की मीटिंग की थी पटना में, निश्चित रूप से हम सारे विपक्षी दलों ने एक साथ एक सहमति बनाई और एकजुट होकर के चुनाव लड़ने की सहमति बनाई। उसका ही एक नेचुरल प्रोसेस है जो आप देख रही हैं आज की मीटिंग। इस मीटिंग में निश्चित रूप से आगे की रणनीति को तय किया जाएगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में बात किया जाएगा। पहली मीटिंग से तो कोई नतीजा निकल नहीं पाया, इसलिए तो आपने दूसरी बार मीटिंग बुलाई। नहीं महिमा जी, आप उसको इस परिदृश्य में नहीं देखिए। पहली मीटिंग, ये मीटिंग का दौर अभी चलेगा। पहली मीटिंग में हमारी इसलिए मीटिंग थी कि सारे विपक्षी दल जो है एक साथ एकजुट मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, जो आपस में सबकी सहमति बन गई और सारे लोग आपस में
इस चीज पे एग्री हो गए कि हाँ भाई हम 2024 के चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। पहली मीटिंग में वो था। अब आगे किस प्रकार से लड़ना है, कौन कौन से मुद्दे रहना है, तो और जनता कितनी के बार बीच, तारीख पे तारीख होगी और कितनी मीटिंग यहाँ पर होने वाली है? इसमें जल्दीबाजी क्या है? अभी 2024 तो अभी दूर है। अभी रणनीति के तहत एक स्ट्रेटजी बनाएंगे हम, एक जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो संविधान और लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है, उन मुद्दों को लोगों को बताने का काम है हमारा। और विडंबना ये है महिमा जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अभी हमारे जो साथी प्रवक्ता कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की कि ये है वो है, ऐसा आरोप जो लगा रहे थे, आज देख लीजिए आप खुद ही 38 पार्टियों का इनका गठबंधन हो रहा है। और वही ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी सदन में जब कहते थे सीना ठोक करके, एक अकेला सब पे भारी, कहां गया वो एक अकेला सब पे भारी? 38 नहीं, लोगों कांग्रेस को पार्टी भी आपको वैसे इकट्ठा अकेली करके- नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ भी तो कई दल आ गए हैं। आपके पास लौटेंगे समाजवादी पार्टी से भी गौरव इस वक्त फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास लौटेंगे, बाकी जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए उनका भी रुख करना पड़ेगा। गौरव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है, जेपी नड्डा को आपने सुना होगा, आपने उनका ट्वीट भी देखा होगा, उनका ये कहना है कि 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। देखिए, केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से खड़ी है। 2004 का इतिहास दोहराएंगे, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 10 से भी नीचे लेके जाएंगे। आज महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल खराब हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, जगह जगह पे जनता दुखी हो चुकी है। गुंडागर्दी खत्म हुई? गुंडागर्दी कहाँ खत्म हुई? आप बताइए। उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, ये गुंडागर्दी खत्म हुई है? एक पार्टी के चंद्रशेखर जी पे गोली चल जाती है, गुंडागर्दी खत्म हुई है? सिर्फ और सिर्फ मीडिया के सहारे या जनता को बहलाने फुसलाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। जहां एक तरफ विपक्षी एकता इकट्ठे होके हम ये रणनीति बना रहे हैं कि कैसे जनता के बीच में जाया जाए, कैसे जनता की समस्या को सुना जाए, उनकी क्या समस्या है उसी के हिसाब से मैनिफेस्टो लेके आए, ताकि जनता के बीच में जो हमारी सरकार बने उनके लिए हम उनके हित में काम करें, उनके दुख सुख में उनका काम करें। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी क्या स्ट्रेटजी बना रही है, कैसे चुनाव को मैनिपुलेट करें, कैसे डीएमएसपी को मैनिपुलेट करें, कैसे चुनाव आयोग को अपने हाथों में ले, कैसे शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया जाए ताकि सत्ता को हड़पा जाए। क्योंकि काम तो इन्होंने किया नहीं है। इनको पता है जनता इनको वोट नहीं देगी। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। 2024 का चुनाव सामने है, देख लीजिएगा, विपक्ष का प्रधानमंत्री होगा जिसमें अहम भूमिका समाजवादी पार्टी की होगी। लेकिन विपक्ष तो फिलहाल बिन दूरे की बारात जैसा नजर आ रहा है। आपके पास लौटेंगे, एक बड़ी खबर फिलहाल मिल रही है बेंगलुरु से। आपको बता दें, नीतीश कुमार के खिलाफ फिलहाल पोस्टर्स नजर आए हैं। चालुक्य सर्कल सहित कई जगहों पर पोस्टर्स लगाए गए और यहाँ पर लिखा हुआ है द अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कंटेंडर, ये लिखा है। देखिए, पोस्टर्स यहाँ पर अब चिपकाए गए हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है कि इस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा हुआ है द अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कंटेंडर। देखिए, पोस्टर किसने लगाया, हालांकि साफ अभी तक नहीं हो पाया है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं और एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि ये पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और इसके जरिए आप देखिए आप किस तरह से आने वाले समय में सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब आने वाले समय में जाहिर तौर पर जो सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। एक तरफ विपक्ष का यह दावा पहले था कि 26 दल होंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि 38 दल है। इधर आज एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। आप इसको किस तौर पर देखते हैं और कौन सा पलड़ा, किसका पलड़ा ज्यादा भारी आपको नजर आ रहा है? देखो महिमा, इससे पहले ये समझना पड़ेगा कि 2019 की बात करें हम तो 2019 के चुनाव में लगभग इस देश में 2300 से ज़्यादा पार्टियों ने चुनाव आयोग में रजिस्टर कराया और 2014 की बात करें तो लगभग 1700 पार्टियां थीं। अब जाकर के हम देख रहे हैं कि 2500 से ऊपर पार्टियां रजिस्टर्ड हो गई हैं। उनकी तरफ किसी भी राजनीतिक दल का कोई कमिटमेंट नहीं आता है। आखिर वो हैं कौन राजनीतिक दल जो रजिस्टर करके वोट कटवा के रूप में काम करते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये 26 दल और 38 दल ये तो दिख रहे हैं, लेकिन इनके पीछे की पटकथा क्या है? उत्तर प्रदेश के 2019 के चुनाव में आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ आने पर भी भाजपा को नहीं हरा पाए और लगभग 84 सीटें जो आरक्षित सीटें हैं उसमें से 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती।
विधानसभा की, और 17 पार्टियों में से 17 लोकसभा चुनाव जीता जो आरक्षित सीटें थी उत्तर प्रदेश में। क्यों? इसके पीछे जाना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर अपना दल से भी नीचे के दल और भी हैं जो हर सीट पर कहीं 2000, 4000, 1500 वोट काटने का काम करते हैं जी। तो वो जो रणनीति है, उस रणनीति को कोई भी राजनीतिक दल न समझाना चाहता है और न मीडिया में इस बात को लेकर के कोई चहल पहल होती है। ये केवल जो राजनीतिक दल है, और ये कल एक संदेश भी दे दिया, मैं स्पष्ट तौर से कहूं कि जो डिनर पार्टी थी, डिनर पार्टी में सेंट्रल सीट पर कौन बैठा था? सेंट्रल सीट पर सोनिया गांधी बैठी थी। और कांग्रेस ने इसलिए ये मीटिंग अपने उस राज्य में रखी जहां सरकार है कि ये संदेश देना चाहे कि जिस तरीके से यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी रहीं और अभी तक भी हैं 2004 से लगातार लगभग 20 साल हो गए, क्या भविष्य में भी यूपीए रहेगा या यूपीए की जगह जो भी नया गठबंधन का नाम आएगा उसकी चेयरपर्सन सिर्फ सोनिया गांधी रहेंगी? ये कांग्रेस संदेश देना चाहती है जी। और ये कांग्रेस की रणनीति भी है कि पूरा लोकसभा का चुनाव हमारे नेतृत्व में ही लड़ा जाए। कल बंटू बन ममता बनर्जी से भी सोनिया गांधी की बात हुई है, जहां अभी पंचायत के चुनाव में आपने देखा होगा कि हर पार्टी ने गालियां दी टीएमसी को, और जितनी भी हत्याएं हुई, जितने भी वहां दंगे हुए इस चुनाव को लेकर के, वो सब राजनीतिक दल लगभग कल की डिनर पार्टी में बैठे हुए थे। और सोनिया गांधी बैठ करके मीटिंग के बाद अलग से 20 मिनट ममता बनर्जी से बात करती हैं। तो इसका संदेश क्या जा रहा है? क्या आपके धरातल पर क्षेत्रीय दल के रूप, क्षेत्रीय दलों से जो आपका राजनीतिक दल लड़ रहा है, क्या लोकसभा चुनाव के बहाने अगले विधानसभा चुनाव आएंगे, या अभी कुछ 2024 से पहले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें आप नतमस्तक हो गए क्या? या जो अपना संदेश आप देने की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अभी नेता बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश से होकर के रास्ता जाता है, निश्चित तौर से जाता है। आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके देखा 2017 में, और उस गठबंधन में जब कुछ नहीं मिला तो इसी पार्टी को आपने गालियां दी, तमाम मंचों से क्या क्या नहीं कहा गया। फिर 2019 में आपने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, वहां भी आपकी नहीं चल पाई। तो केवल सत्ता में बने रहने के लिए ये राजनीतिक दल गठबंधन में आना चाहते हैं। वही ओम प्रकाश राजभर जी को आप देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को या योगी जी को क्या क्या नहीं कहा, तो उनके वीडियो भी हम नहीं सुन सकते, वो अभद्र भाषा का उपयोग किया। आज वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एनडीए हो चाहे यूपीए हो, कोई भी गठबंधन हो, निश्चित तौर से सत्ता पाने के लिए सारी मानव मर्यादाएं न कोई भूलना चाहता है और न कोई आगे जाकर के समावेश करके इस देश की जनता के सामने लाना चाहता है। ठीक है, सत्ता पर बैठने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। रत्नाकर सिंह, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक चीज कहूंगा इस पे महिमा जी, कि राजनीति में समय और परिस्थितियों के हिसाब से हमेशा से प्रयोग किया जाता है, और प्रयोग कभी सफल होता है, कभी असफल भी होता है। लेकिन 2019 में जो प्रयोग किया गया वो कहीं असफल हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि 2024 में जो प्रयोग किया जाएगा वो भी असफल हो जाए, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं, समय बदल गया है।